नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीमेंट की जांच। यानी कि आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद अपने एग्रीमेंट की जांच कैसे करें। चाहे आपने जमीन बेची हो, मकान बेचा हो, या कोई प्लॉट बेचा हो, या खेती की जमीन खरीदी हो और कोई एग्रीमेंट कराया हो, भले तो आपके पक्ष में कराया हो, आपने किसी के पक्ष में कराया हो, आप ये खुद उस एग्रीमेंट की जांच कैसे करेंगे कि आपने जो एग्रीमेंट कराया है वो सही है या गलत। यानी कि कानून उस एग्रीमेंट को कब मानेगा और कब नहीं मानेगा, इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे। प्रैक्टिकली समझने के लिए मैं एक एग्रीमेंट भी अपने साथ लाया हूं, एक एक चीज को मैं क्लियर आपको बताता जाऊंगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी जरूरी है जिनके पास कोई पुराना एग्रीमेंट पड़ा है, तो वो भी देख लेंगे कि कल को मुझे अगर इस एग्रीमेंट के आधार पर कोई मुकदमा करना पड़ा तो क्या मेरा एग्रीमेंट सही है या नहीं है। उन लोगों के लिए भी सही है जिन्होंने किसी के पक्ष में एग्रीमेंट कराया है, जिनसे किसी ने जबरदस्ती एग्रीमेंट कर लिया है, तो वो भी ये मुख्य बातों को देख लेंगे कि कौन सी बातें हमारे एग्रीमेंट में नहीं है जिसके आधार पर हम एग्रीमेंट कैंसिल करा सकते हैं। या उन लोगों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है जो भविष्य में कोई एग्रीमेंट कराने वाले हैं। तो आपको ये एग्रीमेंट प्रैक्टिकली इस वीडियो में समझाऊंगा कि आपके पास कोई एग्रीमेंट पड़ा हुआ है तो आप उसकी जांच कैसे करें। सबसे पहले देखो, अपन प्रायोगिक बात ही करते हैं। ये जो एग्रीमेंट है मेरे पास 2-3 पेज का एग्रीमेंट है, तो सबसे पहले अपने को देखना है जो चीज एग्रीमेंट के पीछे एक छाप लगी होती है स्टाम्प लेने वाले की। इस छाप पर आपको देखना है कि स्टाम्प कौन सी तारीख को लिया गया है ना। मेरे पास अभी वो डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए मैं हाथ में लेके बता रहा हूं, पर मैं खुद देख के बता रहा हूं कैसा। जैसे कि ये वो स्टाम्प लिया गया 28/11/2020 को, ठीक है। फिर आपको देखना है दूसरी चीज, किस एग्रीमेंट को कौन सी तारीख को निष्पादित कराया गया, यानी कि जो एग्रीमेंट कराया गया उस पर कौन सी तारीख है। तो अपन देखते हैं, इस पर भी 28 यही तारीख, यानी कि स्टाम्प की तारीख और जो लिखा पढ़ी की तारीख है दोनों एक ही है और एक ही होनी चाहिए। अगर ये तारीख आगे पीछे आ रही है तो उसका उचित कारण होना चाहिए कि भाई 2 दिन पहले स्टाम्प क्यों लिया, किस कारण से लिया, उसी दिन क्यों नहीं लिया। ये विवाद कोर्ट में जब उठते हैं, कोर्ट में वकील साहब जिरह करते हैं, बहस करते हैं, छोटी छोटी बातें पूछते हैं। तो आपको भी देखना है कि आपका एग्रीमेंट का जो स्टाम्प है आपके पास है वो कौन सी तारीख को लिया और लिखाया कौन सी तारीख। आगे पीछे है तो आप उस कारण को पहले से पता कर ले, क्योंकि कोर्ट में आपको ये प्रश्न पूछे जाना वाला है, ठीक है। फिर आपको देखना है, दूसरी बात जो आपको देखनी है कि एग्रीमेंट किसने लिया, ठीक है ना। ये तारीख होगी। फिर बात करते अपने किसने लिया। तो एग्रीमेंट कौन करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए स्टाम्प कौन ले सकता है, सॉरी स्टाम्प किसने लिया। तो स्टाम्प बेचने वाला और खरीदने वाला, दोनों में से कोई भी ले सकता है। ऐसा नहीं है कि जनरली लोगों के दिमाग बैठने होता है बेचने वाले ले, पर बेचने वाला ले तो बेहतर है। क्यों कि कल को ये नहीं बोल सकता कि साहब मेरे तो जबरदस्ती स्टाम्प में, मुझे पता ही नहीं, मेरे जबरदस्ती कराया, मैंने तो स्टाम्प में नहीं खरीदा, उसको स्टाम्प उसने खरीदा, तो स्टाम्प होल्डर भी एक गवाह बन जाता है। इसलिए जनरली बेचने वाले को स्टाम्प लेना चाहिए। अब इसको कैसे देखेंगे, स्टाम्प खरीदने वाला कौन है यहाँ पे, इसका नाम है बाबूलाल, ठीक है। इसका क्या नाम है, बाबूलाल। अब बाबूलाल कौन है इसमें, जमीन, ये रहा बाबूलाल, यानी बाबूलाल जमीन बेचने वाला। ये 2 तथ्य देख लिया आपने। आपके पास भी एग्रीमेंट पड़ा है तो उसको उठा के देखिए। मैं एक बात बोलता हूं, कहीं पर भी गड़बड़ है तो आप खुद उसको पकड़िए, यानी कि स्टाम्प की तारीख और बाबूलाल। फिर देखना तीसरी, अभी वो छाप है पीछे वाले स्टाम्प खरीदता है उस पर चल रहे हैं। देखो एक एक टॉपिक इतना बारीक से देखेंगे कि आपके दिमाग में एक एक बात क्लियर आ जाएगी। फिर देखते हैं, इस पे एक चीज लिखी होती है कि स्टाम्प किसके लिए लिया, यानी कि वास्ते, ये वास्ते लिखा हुआ है ना यहाँ पे, आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं पढ़ के बताता हूं। इकरार, इकरार यानी एग्रीमेंट के लिए। अगर एग्रीमेंट के लिए स्टाम्प लिया है, इस पर इकरार लिखा है, तो वास्तव में इधर क्या लिखा है, इधर भी एग्रीमेंट, यानी कि इकरार के लिए है। इसका मतलब जिस व्यक्ति ने स्टाम्प लिया उसके मन में पूरा था कि मुझे इकरार ही कराना है। कई बार स्टाम्प शपथ पत्र के लिए लिया, कई बार स्टाम्प वसीयत के लिए लिया, कई बार स्टाम्प आपसी लिखापढ़ी के लिया, और फिर आप एग्रीमेंट करवा रहे हो तो उसमें आपको देखना है कि स्टाम्प किस कारण से लिया गया है। यह भी एक महत्वपूर्ण है। जब कोर्ट में मामला जाएगा तो इसको भी बारीकी से देखा जाएगा। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण वाली बात है, चौथी बात, कि हस्ताक्षर। हस्ताक्षर जो स्टाम्प खरीदने वाले ने हस्ताक्षर किए हैं, देखिए ये स्टाम्प खरीदने वाले ने हस्ताक्षर किए हैं, जैसे बाबूलाल, इन हस्ताक्षर को और जो स्टाम्प पर जो हस्ताक्षर आगे कर रहे हैं लिखा पढ़ी के बाद, उनको आपको मिलान करना है।
क्या दोनों एक ही नहीं, जैसे ये और ये एक जैसे मिल रहे हैं, यानी कि अगर ये हस्ताक्षर एक जैसे नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब भी कोई ना कुछ डाउट पैदा हो जाता है कि मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यानी कि जो स्टाम्प बेचने वाला है, जो छाप लगाता है, उसके पीछे वाली छाप पर कितने 4 प्रश्न हो गए। 5वां कि स्टाम्प कहां से खरीदा है, ठीक है ना, कहां से खरीदा। भाई जमीन मान लो, जैसे मैं उदयपुर में जमीन बेचनी है और स्टाम्प मान लो डूंगरपुर से खरीदा है या राजस्थान से बाहर से खरीदा है, तो ऐसा क्यों किया, इसके पीछे भी आपको कोर्ट में कारण देना पड़ेगा। तो स्टाम्प कहां से, ये देखो स्टाम्प, जो स्टाम्प होल्डर का नाम लिखवा है, स्टाम्प होल्डर वल्लभनगर उदयपुर, तो यानी कि स्टाम्प जिस व्यक्ति ने बेचा है, उस व्यक्ति ने स्टाम्प जहां पर एग्रीमेंट कराया, एग्रीमेंट कहां पे कराई है, एग्रीमेंट का स्थान कौन सा है, स्थान वल्लभनगर, तो यानी कि यहां से स्टाम्प खरीदा वहीं एग्रीमेंट हुआ है, इसका मतलब एग्रीमेंट अभी तक कोई डाउट में नहीं आता है। फिर जो इसमें आती है बात कि स्टाम्प कितने रुपए का है, जैसे स्टाम्प के पीछे लिखा है 500 रुपए का, तो आपको आगे देखना है कि 500 रुपए का है या नहीं। ये 500 रुपए लिखा है, ये 500 है, इसका मतलब स्टाम्प 500 रुपए का ही है। फिर कुछ चीजें आपको और देखनी पड़ती है कि स्टाम्प फर्जी तो नहीं दिया है, तो स्टाम्प की सीरियल नंबर क्या है, हालांकि इससे आपको पता नहीं चलेगा, और सीरियल नंबर भी आपको देख लेना चाहिए। बेचने वाला कौन है, उसको बेचने वाले के नाम भी आते हैं, तो उस बेचने वाले से भी आप पूछ सकते हो कि आपने स्टाम्प दिया है नहीं दिया है, इतने सीरियल नंबर पर जब विवाद उठता है तो इनके पास भी पुलिस जाती है या उनको कोर्ट में गवाह बुलाया जाता है। अगर आपको स्टाम्प के बारे में डाउट है तो जिस व्यक्ति ने स्टाम्प बेचा उसका पीछे नाम होता है, उस व्यक्ति के नाम पर आप जाके पूछ सकते हैं कि भाई आज जैसे कि स्टाम्प है, स्टाम्प नंबर है 2998, ठीक है, ये 2998 का नंबर का जो स्टाम्प है 2020 का, जैसे इस व्यक्ति का नाम है, इसलिए कुछ महिला है संगीता जैन, उसने बेचा है स्टाम्प, तो क्या उसकी रजिस्टर में ये साइन है कि नहीं है, तो वो उस रजिस्टर निकाल के बताएगा हाँ स्टाम्प खरीदने वाले का यही साइन है, यानी कि उसके रजिस्टर में सिग्नेचर नहीं मिल रहे हैं तो भी एक डाउट पैदा हो जाता है। तो ये भी आपको, अगर आपको कोई आपके एग्रीमेंट में कोई डाउट है आपको, तो ये स्टाम्प खरीदने वाले से भी आप जाके पता कर सकते हो, क्योंकि बाद में कोर्ट उसमें पता करेगी। और आजकल जो आधार नंबर भी लिखते हैं, इस पर ये आधार नंबर लिख रखे, ये आधार नंबर भी इसी व्यक्ति के है या नहीं, ये आधार नंबर जो स्टाम्प खरीदने वाले लिखे ना, ये आप ऑनलाइन सर्च करके देख लें बाबूलाल के नाम के है या नहीं, तो उससे आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा कि स्टाम्प उसी व्यक्ति ने खरीदा है। ये तो हो गई बात स्टाम्प खरीदने तक की। देखो कितनी सारी बातें निकल गई, छोटी छोटी बातें, इनमें से एक भी बात गड़बड़ हुई तो मामला पूरा गड़बड़ जाता है। अब पढ़ते हैं अपन, अब आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 बातें हुई, अब 7वीं बात लाता हूं, ठीक है ना। 7वीं बात क्या कहती है, अब स्टाम्प को आगे फ्रंट पे पढ़ते हैं, ठीक है ना। 7वीं बात ये बोलती है कि बेचने वाला और खरीदने वाला, ठीक है ना, तो जो बेचने वाला है क्या उसका फोटो लगा हुआ है, फोटो लगा है, क्या वही व्यक्ति है, तो देखो इस पर बेचने वाला का फोटो लगा हुआ नहीं है ना, फोटो नहीं है तो फिर डाउट जाता है कि भाई ये बाबूलाल ये है एक दूसरा व्यक्ति है, तो फोटो भी एक बार लगा हुआ होना बेहतर है। नहीं लगा हुआ इसका मतलब यह नहीं कि एग्रीमेंट कैंसिल हो गया, इसमें से कोई भी कमी हो गई तो एग्रीमेंट का कैंसिल हो गया, आप इस प्रकार की टेंशन नहीं ले, मगर स्टाम्प पे जो होना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ, फोटो नहीं है चलो कोई बात नहीं, फोटो होना चाहिए। फिर 8वीं बात, एक दो चीज नहीं है तो आप उसको जांच करें वास्तव में गलत तो नहीं है, एक चीज नहीं होने पर पूरा एग्रीमेंट खारिज नहीं होता कभी। फिर देखें कि जो बेचने वाला है वही संपत्ति का मालिक है या नहीं, यानी जैसे बाबूलाल है तो बाबूलाल 28/11/2020 को उसका मालिक था या नहीं। अब इसका कैसे पता चलेंगे, जैसे ये जमीन है, ये जमीन कौन सी है, पटवार का जो भी है, इसके आरआईजी नंबर लिख रखे हैं, आरआईजी नंबर जैसे 223, तो उसकी आप नकल निकाल लें, तो नकल में इसका नाम आ रहा कि नहीं आ रहा, तो उसमें पता चल जाएगा। या अगर कोई नकल उसके बाद चेंज हो गई तो इस तारीख को उसका नाम था या नहीं था, अगर इसका नाम था तो ये एग्रीमेंट सही है, इसका नाम ही नहीं था, जब बेचने वाला जब बेच रहा है तो उसमें उसकी खुद के नाम पे संपत्ति नहीं है तो भी ये एग्रीमेंट बेकार हो जाएगा। तो ये देखना है कि इसमें जो बेचने वाला है वही उस व्यक्ति मालिक था या नहीं था। फिर आपको देखना है 8वीं जो बात है वो कि इसमें पैसों का लेन देन। देखो 8वीं बात बताने से पहले मैं पैसों का लेन देन, उससे पहले मैं सिर्फ 1 मिनट में अपनी एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं। आपने कोई एग्रीमेंट करवा रखा है, आपके पास कोई एग्रीमेंट पड़ा है, या आपसे किसी ने जबरदस्ती एग्रीमेंट करवा लिया है, या आपको कोई पुराना एग्रीमेंट है अब कोई सामने वाला रजिस्ट्री नहीं करा रहा है या कब्जा नहीं खाली करा है, इस प्रकार कोई विवाद है,
तो आप दिए गए नंबर, ये जो नंबर दिख रहा है ना आपको, इस नंबर पर आपको आपके एग्रीमेंट की कॉपी भेजकर आप अपने एग्रीमेंट को चेक करवा सकते हैं। उसमें मेरी जो फीस है वो आपके पास कोई भी गौशाला हो, उस गौशाला में 500 रुपये, यानी कोई भी गौशाला जो आपके पास है वहाँ 500 रुपये की रसीद कटवा के इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दे, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। एक मैसेज आएगा ऑटोमेटिक, उसमें आपको अपॉइंटमेंट के कब समय, कितना समय, पूरी प्रक्रिया लिखी होगी। अगर आपके पास कोई गौशाला नहीं है तो आपको क्या करना है, 300 रुपये इसी नंबर पर गूगल पे करना है, तो भी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। यानी कि ये मुझसे बात करने का एक तरीका है। अब अपन आगे बात करते हैं पैसों की लेन देन। देखो पैसों की लेन देन में मैंने अपने पैसे बता दिया ना, अब एग्रीमेंट पे बताता हूँ। एग्रीमेंट में पैसों की लेन देन मतलब ये है, जैसे कि ये एग्रीमेंट हुआ 6,50,000, तो क्या 6,50,000 रुपए पूरे दे दिए आपको, ये देखने। बकाया रहे तो बकाया की क्या तारीख थी ये देखना है। पूरे दे दिए तो माध्यम क्या है, यानी कि रोकड़ दिए या बैंक से या यूपीआई किसी माध्यम से दिए, उसका सर्च करना है, क्योंकि कोर्ट में पूछा जाएगा भी आपने सब पैसा दिया, नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, बैंक से दिया तो कैसे दिया। अगर बैंक से दिया तो आप बैंक की जो डिटेल है वो निकाल कर अपने पास रखें, या किसी व्यक्ति के सामने दिया है तो उस व्यक्ति को भी एक बार जाके पूछे कि तेरे गवाह की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये बात होगी। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है एग्रीमेंट की, अगर वो रजिस्ट्री नहीं करा रहा है तो ऐसी शर्तें, जिसी कौन सी शर्तें उसने भंग की है, अगर उसकी गलती है तो वो भुगतेगा, और आपकी गलती है तो आप भुगतोगे। यानी आपने पैसा ही नहीं दिया तो रजिस्ट्री क्यों कराएगा, या आप पैसा देने वाले हो और वो रजिस्ट्री नहीं करा रहा तो उसके रजिस्ट्री उससे कैसे करवानी, कोर्ट से रजिस्ट्री कैसे करवानी, इस पर मेरा पूरा वीडियो अलग से बना रखे हैं, कई सारे अलग अलग टॉपिक पे आप देख सकते हो। यानी कि शर्तें भी एग्रीमेंट की बहुत महत्वपूर्ण है। उन शर्तों को आपको ध्यान से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, क्योंकि हर बार पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ आपको लगेगा यार इसका अर्थ ये निकल रहा है, फिर वापस पढ़ना है। यानी कि अच्छी तरह से उन शर्तों को पढ़ना है। फिर महत्वपूर्ण बात आती है 10वीं बात। देखो 10वीं जो बात आती है उसमें इस देखना है कि इसमें कुछ समय दे रखा है कि नहीं देखा रजिस्ट्री कराने का। जो समय दे रखा है तो उस समय निकलने के बाद ही आप कोर्ट में मुकदमा कर सकते हो। कितने समय बाद मुकदमा किया जा सकता है इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, अभी मैं नहीं बताऊंगा। कितने रुपए का स्टाम्प होना चाहिए इस पर अलग वीडियो बना रखा है, ये भी मैं नहीं बताऊंगा। कौन सा स्टाम्प एग्रीमेंट कोर्ट में चलता है, कौन सा नहीं चलता है, इस पर भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। आप प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियो आपकी जिस प्रकार की समस्या उसी देख सकते हैं। अभी जो बात करें कि जार सही गलत का, उसका एक समय आपको भी देखना है, एक समय मुकदमा करने का निकल गया है नहीं निकला। फिर 11 है इसमें गवाही। जैसे इसमें 2 गवाह है, प्रकाश है और एक अन्य है। तो ये जो गवाह है, इन गवाहों से अगर पुराना एग्रीमेंट है तो इन गवाहों से मिल लीजिए, आप इनसे बात कीजिए। अगर ये मर गए हैं तो इनके सिग्नेचर उन्हीं के है कि नहीं, उनके घर वालों से जाके पूछिए। कल को ऐसा नहीं होगी आप मुकदमा करो गवाही न बनाकर देख, हमारे सामने तो कोई एग्रीमेंट नहीं किया, हमारे सामने कोई पैसा नहीं दिया, हमारे सामने कोई इस प्रकार की लिखा पढ़ी नहीं हुई। तो गवाहों से मिलना और उनसे बात करना बहुत ही जरूरी है। अगर कोर्ट में मुकदमा करने वाले हो और आपको लगता है कि सामने वाला रजिस्ट्री नहीं करा रहा, मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा, मुकदमा करना पड़ेगा, तो गवाहों से पहले आप मिलकर बात कर लें। फिर होती है गवाहों के बात होने के बाद आपने नोटरी कराई है या पंजीयन कराया। पंजीयन कराया तो फिर आपका काम थोड़ा ज्यादा मजबूत है। कोई एग्रीमेंट पंजीयन होने का अर्थ यह नहीं 100% आपके पक्ष में रजिस्ट्री हो जाएगी। पंजीयन कराने के बाद भी आपने पंजीयन की कराने के बाद शर्तों की पालना नहीं किया, सामने वाला सिद्ध कर देता है कि इसने पंजीयन धोखे से कराया या शर्तें की पालना भी नहीं किया, मेरे साथ किसी प्रकार का कोई धोखा किया, तो भी एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। नोटरी करवाई तो नोटरी में देखना है आपको कि नोटरी किस तारीख को करेगी, जिस दिन लिखा पढ़ी करेगी उसी दिन तारीख करेगी या किसी दूसरी तारीख को करेगी। अगर दूसरी तारीख को करे तो उसके पीछे कारण क्या है। जिस दिन लिखा पढ़ी मान लो 28/11/2020 को अगर एग्रीमेंट हुआ है तो नोटरी भी उसी दिन होनी चाहिए। फिर नोटरी उसने कराई तो क्या नोटरी के रजिस्टर में उसने साइन कराया कि नहीं कराया गवाहों के, तो वो भी देखना। आप नोटरी वाले से मिलना है, आपके अगर मुकदमा करने की जरूरत पड़े तो सब आपको पता करना है। और नोटरी के जो रजिस्टर होते हैं जिसका जैसे इसमें लिख रखा है 965/2020 जो तारीख डाल रखी है इसमें, तो वहाँ रजिस्टर में जाकर आपको चेक करना है क्या वास्तव में नोटरी हुई थी या नहीं हुई थी, और सबके सिग्नेचर एक नहीं, और सिग्नेचर यहाँ से मेल कर रहे नहीं कर रहे, जो इस पे सिग्नेचर क्या उसी पे वो दूसरे सिग्नेचर मेल कर रहे हैं नहीं है। तो इस प्रकार आपका जो पास कोई एग्रीमेंट पड़ा हुआ, चाहे वो पुराना है बहुत पुराना है, तो आपको कोर्ट में मुकदमा करने जाने से पहले, वकील साहब से मिलने से पहले अपने स्तर पर मैंने जो 10-11 पॉइंट बताया, एक एक पॉइंट को आपको बारीकी से चेक करना है। किसी भी पॉइंट पर आपको डाउट हो तो मुझसे एग्रीमेंट की कॉपी मुझे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं, जो भी मेरी सहायता है वो आप ले सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर एग्रीमेंट संबंधी कई सारे
वीडियो बना रखे हैं, तो आप उन वीडियो को देखकर भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।